Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we are starting with mega exemption notification. Very important. ये थ्योरी में भी पूछी जा सकती है, इसके कुछ पार्ट्स पूरा तो नहीं पूछेंगे मे बी, क्योंकि बहुत लंबी है, मेरे को इसको कवर करने में मिनिमम 3 वीडियो लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है ये। असाइनमेंट्स में भी आप देखेंगे तो करीब 12 पेज की एग्जामेशन नोटिफिकेशन है, और वो भी जबकि काफ़ी बिना गैप के टाइप किया हुआ है, तो काफ़ी सारा कंटेंट है इसमें मेगा एग्जामेशन नोटिफिकेशन में। तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि वो आपसे पूरा लिखवाएं। हाँ, उनमें से कुछ पॉइंट्स आपसे लिखवा सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन थ्योरी में लिखवा सकते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ये पॉइंट्स यूज़ हो सकते हैं। सो माय सजेशन कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जहाँ तक लाइव टाइपिंग का सवाल है, जैसे कि मेरा स्टाइल है कि हर इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं लाइव टाइप करता हूँ, बट इसमें समराइजेशन वाला कोई पॉइंट नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी लाइन एवरी वर्ड यू हैव टू लर्न, इंपॉर्टेंट है सब कुछ, मतलब लिस्ट है ऑलरेडी। वो यू कैन से कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉइंट वाइज पॉइंट ना लिस्ट सी दी हुई है कि भाई ये चीज़ इस तरह से एग्जामिशन के लिए अवेलेबल होगी। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने शुरू के पैराग्राफ में दिया, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ये मेगा एग्जामिशन नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है, नेगेटिव लिस्ट कोई बढ़ा लो। भाई नेगेटिव लिस्ट भी तो यही है ना कि किस सर्विस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सेम ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जामिशन नोटिफिकेशन अचीव कर रही है, बट लेकिन ये फ़र्क है कि नेगेटिव लिस्ट में किसी भी अप्रूवल के लिए बोथ दी हाउसेस से अप्रूवल होना होता है ना। वो राज्यसभा लोकसभा क्या है सब, उनसे वो पूरे दोनों से अप्रूवल होना पड़ता है। लेकिन एग्जामिशन नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही इशू कर सकती है, तो इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू इशू सच एग्जामिशंस एंड टू मॉडिफाई देम। सो गवर्नमेंट अब नेगेटिव लिस्ट जो एक बार ओके हो चुकी है उसको ज़्यादा नहीं छेड़ रही है, और अब एग्जामिशन नोटिफिकेशन पर ही ज़्यादा फोकस कर रही है। इसी में नए पॉइंट्स और एडिशन डिलीशंस वो लोग कर रहे हैं। तो अब देखेंगे, जैसे जब इसको पढ़ेंगे तो एक दो पॉइंट डिलीट किए हैं जो पहले एग्जामिशन थे, अब नहीं है, और नए कुछ एग्जामिशंस आई हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि नाउ दे आर फोकसिंग, दे आर वर्किंग थ्रू दिस एग्जामिशन नोटिफिकेशन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिशन नोटिफिकेशन है वो यही वाली है, जिसके अंदर इसीलिए इसको मेगा एग्जामिशन नोटिफिकेशन बोला है, क्योंकि इसी में एक में ही 25-30 एग्जामिशन एक साथ दे दी गई हैं। और भी एग्जामिशन नोटिफिकेशंस हैं जो इसके अलावा हैं, है ना, कुछ एक्सपोर्टर से रिलेटेड हैं, कुछ अलग हैं, कुछ टिपिकल सिचुएशंस को कवर कर रही हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है वो यही वाली है। तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि मैं लाइव टाइप नहीं कर रहा इस बार, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेगा एग्जामिशन नोटिफिकेशन, इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। तो इसको आप असाइनमेंट से ही पढ़िए, और मैं एक एक स्लाइड में एक एक लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है ये लेक्चर, क्योंकि वैसा सा लगेगा जैसे मैं कोई न्यूज़ सुना रहा हूँ। आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, बट यू हैव टू लाइक कोऑपरेट विद मी। इसको छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द पॉइंट, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए भागने का नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सर्विसेज टू यूनाइटेड नेशंस एंड स्पेसिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। अगर आप यूनाइटेड नेशंस को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो मतलब योर क्लाइंट इज़ यूनाइटेड नेशंस, उनके किसी ऑफिस में मान लेते हैं आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं जो अदरवाइज टैक्सेबल है, बट क्योंकि क्लाइंट यूनाइटेड नेशंस है इसलिए उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे अगर क्लाइंट स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, सर्विसेज बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये कोई कमर्शियल सर्विसेज देते हैं तो वो टैक्सेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर चार्जेबल टू सर्विस टैक्स, दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेटिव लिस्ट कौन कौन सी है स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। अब यहाँ पर ना आपको बादाम खाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ जिसको देख के एक बार आपका माथा ठनकेगा कि ये क्या है। अब इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास भी, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कि भाई इनको सर्विसेज देना एग्जाम्प्ट है, तो उसकी लिस्ट भी आपको देनी पड़ेगी। अब वो लिस्ट अगर हम देखते हैं तो उसको याद ना करो तो वेल व्हाट कैन आई से, इसके बारे में थ्योरी आए तो कैसे लिखोगे, और प्रैक्टिकल में भी अगर बजाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इनका नाम दे दिया तो क्या होगा। तो उपाय यही है कि एक बार ध्यान से पढ़ो और जितना याद कर सकते हैं करो, और मैं इसमें बताओ फ्रैंकली क्या कह सकता हूँ। So the list is International Civil Aviation Organization, then we have World Health Organization, दो चार जो इंपॉर्टेंट हैं, इजी हैं, फेमस हैं, उनको याद कर लो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF,
then International Labour Organization, Food and Agriculture Organization of United Nations, then we have UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. मेरे ख्याल से कुछ नाम तो फेमस हैं, आपने सुने ही होंगे. तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप कोई टैक्सेबल सर्विसेज भी दें तो ये एग्जामिशन नोटिफिकेशन के हिसाब से टैक्स फ्री रहेंगी. हेल्थ केयर, डॉक्टर्स पे सर्विस टैक्स नहीं है, डॉक्टर्स पे सर्विस टैक्स नहीं है. अब उसकी कितनी वेरिएशंस हैं वो सब हम इस और डिटेल में पढ़ लेंगे. तो उन्होंने कहा हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, अथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इवन पैरामेडिक्स, यानी कि आपके जितने भी ये लैब्स हैं और जो होता है ना फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये सब भी एग्जाम्प्ट है. इसके अलावा वेटरी क्लिनिक, वेट क्लिनिक भी एग्जाम्प्ट है. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, ये भी एग्जाम्प्ट है ना. कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी एग्जाम्प्ट है, वेट क्लिनिक है वो भी एग्जाम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स है वो भी एग्जाम्प्ट है. चाहे वो सिर्फ आपका एम्बुलेंसेस का ही काम है तो भी सर्विस टैक्स फ्री है. जहाँ तक रिकग्नाइज सिस्टम की बात है कि कौन कौन से सिस्टम्स को ये लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर है आपका एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, है ना. जहाँ तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का सवाल है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आर टैक्सेबल. मैं इसको रेड ना करके फिर कुछ एक अलग कलर कर दूँ ताकि आप समझ पाएँ. तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, दे आर टैक्सेबल. बट इसके ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, पॉइंट अच्छा था वो भी, कि अगर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट. अब जैसे मान लेते हैं भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया एंड उसके फेस को ठीक कर रहे हैं या कुछ इस तरह का कि उसको एक नॉर्मल इंसान दिखे. वो एक होता है कि लोग अपनी ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं आजकल, वो सब टैक्सेबल हैं. लेकिन अगर एक्सीडेंट के बाद या किसी डिसीज़ के बाद वो रिक्वायर्ड है टू टू मेक हिम नॉर्मल, अपीयर नॉर्मल, तो दैट कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट इज़ लाइक वो टैक्स फ्री रहेगी. जहाँ तक सवाल है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है, तो इट इंक्लूड्स अ हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज. इन पे सर्विस टैक्स नहीं है. जहाँ तक पैरामेडिक्स का सवाल था, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कौन कौन कवर है, ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी गई है. पैरामेडिक्स में इन्होंने कहा ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट्स, ये सब भी है. इसके अलावा आजकल एक नया फंडा चला है, दैट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टर्म सेल्स. होता है ना, जो बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ मदर से कनेक्टेड होता है किसी स्टेम से, कोई एक नली सी होती है, तो उसको प्रिजर्व करते हैं. और ऐसा मैंने कहीं थोड़ा सा सुना था कि वो शायद कल को फ्यूचर में अगर कोई मेजर डिसीज़ होती है तो उसकी ट्रीटमेंट में वो हेल्प कर सकता है. पता नहीं कैसे, या तो शायद डायग्नोस्टिक में वो हेल्प करेगा या ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, व्हाटएवर. तो उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए भी कुछ बैंक्स बन गए हैं, स्टेम प्रिजर्वेशन बैंक्स, उनकी सर्विसेज भी सर्विस टैक्स फ्री है. और अब ये भी डिसीजन लिया गया है कि अगर सर्विसेज जो है पेशेंट्स को उनके घर पे ही दी जा रही है तो इवन दैट सर्विसेज सर्विस टैक्स फ्री. ठीक है ना. सो देखा जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट में सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स पे टैक्स लगाया है, बाकी मोर और लेस सारा एग्जेम्प्ट किया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, राइट. देखिए, कभी अगर आप हॉस्पिटल विजिट किए हों किसी को मिलने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो इंजेक्शन्स लगते हैं, जो और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ब्लैक पॉलीथिन्स में ना रैप कर करके रखते हैं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलने का डर होता है. लेकिन वो अल्टीमेटली कहीं तो जाती होगी. हॉस्पिटल से तो चलो वो बाहर निकाल देंगे, अल्टीमेटली फिर कहाँ जाएगी. माना कहीं ऐसे फेंका हुआ ओपन में तो वो किसी और को इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं हो सकता है. अब अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट की जाए, उसको मिट्टी में दबाया जाए, उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए उस चीज़ को, तो उसके लिए फिर देन यू नीड सम ट्रीटमेंट ना. तो वो ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप खोल रहे हैं, इफ़ यू आर क्रिएटिंग ए कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, तो उसको एनकरेज किया गया है और उसको सर्विस टैक्स फ्री किया गया है, क्योंकि हर हॉस्पिटल के लिए, स्पेशली जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं, उनको इस तरह की फैसिलिटी क्रिएट करना तो नियरली इम्पॉसिबल है. सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस स्मॉल स्केल पर या लार्ज स्केल पर इस तरह की सर्विसेज दें, जो इस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करें, है ना, तो वो ट्रीटमेंट जो है मे बी यूज फॉर डिस्पोजल इन ए लैंडफिल और फॉर रिसाइकलिंग पर्पजेस. तो वट एवर दे डू टू ट्रीट इट,
या तो उसको लैंडफिल में यूज़ कर लें, ज़मीन में जैसे मैंने कहा दबा दें, या अगर पॉसिबल हो तो उसको रिसाइकिल कर लें, लेकिन ऐसे ओपन में पड़ा रहेगा बिना ट्रीटमेंट के तो फिर तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस फैसिलिटी को एनकरेज करने के लिए कि लोग इस फैसिलिटी को क्रिएट करें, उनको सर्विस टैक्स में एग्जेम्पशन दी गई है। दैट इज़ द पॉइंट। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली सर्विस टैक्स फ्री हैं। रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस होता है ना, आप जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा रेंट पे दे देते हैं, तो ये वाली रेंटिंग जो है वो तो सर्विस टैक्स फ्री है। देन पंडित जी की सर्विसेज सर्विस टैक्स फ्री हैं, करेक्ट। सर्विसेज बाय पर्सन फॉर कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनी, उसको भी एग्जेम्पशन किया है। एडवोकेट्स, जैसे डॉक्टर्स की सर्विसेज टैक्स फ्री हैं, ऐसे एडवोकेट्स की भी सर्विसेज टैक्स फ्री हैं। बट ध्यान रखना, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस देगा टैक्स फ्री, एक एडवोकेट दूसरे इंडिविजुअल को सर्विस देगा टैक्स फ्री, एक इंडिविजुअल अगर किसी कंपनी को सर्विस टैक्स देगा, एक कॉर्पोरेट एंटिटी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देगा एडवोकेट, तो वो तभी एग्जेम्प्ट होगी जबकि उसकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 10 लाख तक हो। कहने का मतलब है छोटी कंपनीज को अगर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है तो सर्विस टैक्स फ्री है, लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर की टर्नओवर की किसी बिजनेस एंटिटी को वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन तब भी एडवोकेट पर नहीं है, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाल दिया गया है। यानी फिर वो बिजनेस एंटिटी जिसकी लास्ट ईयर टर्नओवर 10 लाख से ऊपर थी, अगर उसने किसी एडवोकेट की सर्विस ली है तो उस पर सर्विस टैक्स है, बट वो एंटिटी अपने आप ही उस पैसे को जमा कराएगी। सर्विस एडवोकेट को इन्होंने फ्री रखा है इस काम से, राइट। तो लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये तो उन्होंने, ट्रिब्यूनल की सर्विसेज तो वैसे ही टैक्स फ्री रहेंगी, तो एडवोकेट की भी टैक्स फ्री हैं। कहने का मतलब है कोई आर्बिट्रेशन के लिए ट्रिब्यूनल हो तो उसकी सर्विसेज जो भी हैं वो सर्विस टैक्स फ्री रहेंगी। और अगर एक इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट है या उनकी कोई फर्म है, तो इफ़ दे प्रोवाइडेड टू अदर एडवोकेट और अदर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स या एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी, कहने का मतलब है कोई इंडिविजुअल अगर किसी वकील की सर्विसेज ले रहा है फिर कोई टैक्स हो ही नहीं सकता है। और बिजनेस एंटिटी में भी अगर टर्नओवर 10 लाख थी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो उस पर भी इन्होंने एग्जाम्पशन किया। अगर एक्सीड करती है 10 लाख तब टैक्स लगेगा। इफ़ इट इज़ एक्सीडिंग 10 lakhs देन इट इज़ टैक्सेबल, बट देन इस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाएगा, यानी कि उस बिजनेस एंटिटी पे टैक्स लगेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी डज नॉट मीन कंपनी, बिजनेस एंटिटी मीन्स एनीथिंग लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी जो बिजनेस कर रहा है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिजनेस एंटिटी। दे आर नॉट सेइंग कॉर्पोरेट, they are not talking specifically about a company organization, right? Business entity includes a company organization obviously, but business entity means any entity। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं अब तक जो पढ़ाया उसको रिपीट करना चाह रहा हूँ। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये कि सर्विसेज टू यूनाइटेड नेशंस एंड स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर टैक्स फ्री। फिर हमने पढ़ा था कि अगर सर्विसेज बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर टैक्सेबल, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस पे टैक्स लगाएंगे। एक्चुअली ये सब लोग तो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ ही कर रहे हैं ना, वो एज सच उनकी वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ तो ऑलरेडी टैक्स फ्री हैं, वो तो किसी की भी टैक्स फ्री हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो एज सच ये इसलिए किया कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस कल को कोई कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, आजकल पता नहीं चलता ना इतनी बड़ी दुनिया कौन क्या करने लगे, इसलिए इन्होंने कहा कि अगर ये सर्विसेज ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी देने लगेंगी तो वो टैक्सेबल होंगी अनलेस एग्जेम्प्टेड समवेयर एल्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक लिस्ट फिर हमने पढ़ी थी। डॉक्टर्स की हमने मोर और लेस सारी सर्विसेज पढ़ी थी कि टैक्स फ्री हैं, एक्सेप्ट कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स टैक्सेबल हैं। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ये फैसिलिटी अब टैक्स फ्री की गई है। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ टैक्स फ्री है। रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेसेस टैक्स फ्री है। कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनी टैक्स फ्री है। एंड एडवोकेट्स एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स की सर्विसेज टैक्स फ्री है, अनलेस कि किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को दी जाए जिसकी टर्नओवर लास्ट ईयर 10 लाख से ज़्यादा थी और उस पर भी जो टैक्स लग रहा है वो रिवर्स चार्ज पे लगेगा। टेक्निकल टेस्टिंग और एनालिसिस, ये पहले होता था कि कोई मेडिसिन वगैरह डेवलप किए हैं तो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पर उसकी सर्विसेज को टेस्ट करते थे, बट अब ये टैक्सेबल है। तो अगर आप इसको ना ही पढ़ें, बिल्कुल छोड़ दें तो भी चलेगा। ये जस्ट मैंने एक बार इसलिए पढ़ दिया कि लास्ट ईयर की बुक्स में था ये एग्जाम्ड, अब इसको एग्जाम्शन को विड्रॉ कर दिया है। जहाँ तक सवाल है कोचिंग सेंटर्स का, इफ़ दे आर कोचिंग फॉर दिस थिंग, कोचिंग इज टैक्स फ्री लेकिन नॉट ऑर्डनरी कोचिंग। This coaching is relating to dance, music, painting, sculpture making, theatre, sports, culture.
इन चीज़ों के लिए अगर कोई कोचिंग है तो वो टैक्स फ्री है, ठीक है ना। जहाँ तक सवाल है एजुकेशनल सर्विसेज में भी एग्जेम्पशन है। एजुकेशनल सर्विसेज मेन तो है ही, जो स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ को जो भी सर्विसेज दे रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो तो एग्जाम्प्ट है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम एक आउटसाइडर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिकल, अगर कोई आउटसाइडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जाम्पशन है। लेकिन उसके अब इन्होंने ना कुछ पॉइंट्स बना दिए कि किस किस में देंगे ये। एक तो इन्होंने दिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक इन्होंने दिया है केटरिंग, कुछ स्पेसिफिक एरियाज बनाए हैं जिस पे ये एग्जाम्पशन दे रहे हैं। फिर देन सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग, एंड देन एडमिशन, यानी कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना है, कुछ है। तो ये 4 सर्विसेज ही एग्जाम्प्ट की हैं। यानी अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई और सर्विस दे रहे हैं विच इज़ नॉट इन दिस 4, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी एंड एडमिशन रिलेटेड, बस ये 4 सर्विसेज अब इन्होंने एग्जाम्प्ट की हैं। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप उनको रेंट पे कोई जगह दे रहे हैं तो वो सर्विस टैक्स फ्री थी, लेकिन अब अगर आप किसी स्कूल या इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी जगह किराए पे दे रहे हैं तो उसको कमर्शियल रेंटिंग माना जाएगा, टैक्सेबल होगा। इसी तरह से अगर आप उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी टैक्सेबल होगा। सो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी टैक्सेबल है आपकी, और डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये भी टैक्सेबल है आपका। तो ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसा नहीं कि यही 2 टैक्सेबल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये 4 सर्विसेज, स्पेसिफिक 4 सर्विसेज टैक्स फ्री हैं, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड एडमिशन रिलेटेड। इन 4 सर्विसेज को छोड़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप कोई भी और सर्विस देते हो, राइट मैं कहता हूँ आप उनके लिए कोई यूनिफॉर्म जो है स्टिच करके दे रहे हो या कुछ भी और सोचो ऐसे आप, जो इन 4 कैटेगरीज में नहीं आ रहा, सॉफ्टवेयर का मैंने एग्जाम्पल लिया, रेंटिंग का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ये सब कुछ टैक्सेबल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स सर्विसेज, अगर आप एक प्लेयर हैं, आप एक रेफरी हैं, आप एक अंपायर हैं, कोच हैं या टीम मैनेजर हैं, तो आप अगर किसी रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को कोई भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज टू अ रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, अब इसकी भी डेफिनेशन जो है पढ़नी पड़ेगी ध्यान से, जैसे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस था। सो समझ लीजिए मोटा मोटा जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, ऑब्वियसली आईपीएल इसमें नहीं है, तो रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी जो है उसको अगर आप दे रहे हैं एज ए प्लेयर, एज ए रेफरी, एज ए एम्पायर, एज ए कोच और एज ए टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन ए स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय अ रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, या वन स्पोर्ट्स बॉडी इज गिविंग सर्विस टू अदर रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, आपस में ही जैसे होता है ना भाई, हमारा भी एक ये है, एक ये कॉमन मिलके कर लिया, या एक ने इवेंट ऑर्गेनाइज की और बाकी सारी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन किया, तो ये रिकग्नाइज स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स बॉडी है इसकी सारी सर्विसेज जो हैं एक दूसरे को भी, और इनको जो सर्विसेज दे रहे हैं प्लेयर, अच्छा इसमें भी है, अब जैसे कमेंटेटर्स इस लिस्ट में नहीं है, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच एंड टीम मैनेजर, बस यहीं तक है। अब जो पिच स्पेशलिस्ट है, कोई टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है, कमेंट्री सबसे कॉमन है ना, सबसे पहले दिमाग में वही आती है किसी भी चीज़ में, कमेंटेटर्स वो नहीं है, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, सिर्फ इनके लिए ये एग्जाम्पशन है। अब एक क्वेश्चन फॉर्म में जो है असाइनमेंट में दिया गया है, जैसे इन्होंने दिया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय इंडिविजुअल एज ए प्लेयर, रेफरी, तो वही रिपीट हो गया तो एग्जाम्प्ट है। देन एज ए फ्रेंचाइजी, ये आजकल आईपीएल की वजह से ना ये सारे पॉइंट्स इन्होंने डेवलप किए हैं, तो जो फ्रेंचाइजी है वो टैक्सेबल है, बाय अ प्लेयर टू अ फ्रेंचाइजी, मैंने कहा ना आईपीएल में अगर आप काम कर रहे हैं तो टैक्सेबल है, बाय वन टू अदर तो एग्जाम्प्ट है, तो हमने एक तरह से पढ़ लिया। देन ये वाली लिस्ट भी पढ़नी है, सेलेक्टर्स, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये सब टैक्सेबल है, ये उस लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना। बाकी अंपायर, रेफरी वगैरह ये तो टैक्सेबल नहीं है, ये तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लिस्ट याद रख सकें, दैट हु ऑल आर पार्ट ऑफ रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑब्वियसली, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम तो आसान है वैसे, अगर आप याद कर लें, 2-3 के भी याद कर लें, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देन वी हैव नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ शायद कुछ आपको हेल्प करें,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, देन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, देन नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। रटने ही पड़ेंगे ये नाम, तभी मज़ा आएगा। देन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ये तो आसान है ना भाई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एक इंटरनेशनल, दो तो हो ही गई आपकी ये याद। देन फेडरेशन एंड ऑल दैट, राइट। ये आपकी रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है। अब अगर यही जो भी मैं पढ़ा रहा था मोर और लेस, इस तरह के लोग कोई इवेंट कर रहे हो और आप उसको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, तो वो भी टैक्स फ्री है। स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट होता है ना, द इवेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय, उसमें क्या होता है, आप उनको कुछ भी पैसे दे रहे हैं, होता है उनके स्पोर्ट्स के जितने भी वो लोगो हैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट, मतलब बहुत आप उनको पैसा देते हैं बेसिकली कि ठीक है आप ये इवेंट कीजिए और उसमें हमारे को एडवर्टाइज़ कीजिए। तो इसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेड किस किस ने, स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके बेसिस पर एग्जाम्पशन है सारी, बात समझ में आ रही है। तो इट कैन बी बाय अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, कि किसने वो इवेंट ऑर्गेनाइज की हो कि आप उसको पैसा दें तो वो एग्जाम्पशन हो जाएगी, राइट। वेयर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट एनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जोन और कंट्री, उनको रिप्रेजेंट करते हैं प्लेयर्स। या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डेफ पैरालंपिक कमेटी, देन दिस नेशनल गेम्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फिर से आ गई। देन वी हैव पंचायत, युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, ग्रेट। तो व्हाट आई मीन टू से कि इस तरह की कुछ डिफाइंड लिस्ट है। यूनिवर्सिटीज़ जो आपस में खेल रही हैं, स्कूल्स एंड अदर, उनका एग्जाम्पशन किया है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का किया है। तो ये थोड़ा सा एक दो बार लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा। इसमें ये लोग जो भी सरकारी इवेंट्स एक तरह से समझ लीजिए जितनी भी हो रही हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो उनमें अगर कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप कर रही है, कोई बिजनेसमैन स्पॉन्सरशिप कर रहा है, तो वो सारा पैसा सर्विस टैक्स फ्री है। इसके अलावा फॉक आर्टिस्ट, फॉक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, फॉक आर्टिस्ट जितने भी होते हैं इनकी परफॉर्मेंस सर्विस टैक्स फ्री है। लेकिन अब इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एक परफॉर्मेंस के लिए अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा मिलेगा तो टैक्स लगेगा। सो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस सर्विसेज बाय परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन फॉक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, थिएटर हो सकता है, बट नॉट एज ए ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर जो है वो टैक्सेबल है। अब जैसे होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो शाहरुख खान को ले लेते हैं, वो yupme.com, शाहरुख खान आते हैं, या सो मैनी थिंग्स, है ना। तो कार्स के लिए होते हैं, सभी सभी चीज़ों के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स को या बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट को ले लेते हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो दैट इज़ ऑल टैक्सेबल। लेकिन दोज हु आर परफॉर्मिंग द क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट और फोक डांस वगैरह, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, तो वो सब जो है एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पर यही चीज़ हाईलाइट की गई है, एक्टिविटीज़ बाय परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक, डांस और थिएटर, ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक, डांस है, या मॉडर्न थिएटर्स हैं, या फिल्म, टीवी सीरियल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब टैक्सेबल है। या पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग में कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है, ये भी टैक्सेबल है। ब्रांड एम्बेसडर तो टैक्सेबल है ही है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो कहने का मतलब है एग्जाम्पशन सिर्फ कब मिल रही है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एज ए फॉक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर, है ना। जैसे आप शायद किसी फेयर में गए हो, वहाँ पर कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि अपने पर्टिकुलर स्टेट की डांस म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, राइट। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है वो आप अच्छे से जानते हैं। और ये फॉक परफॉर्मेंस के लिए भी मैंने बोल दिया है कि ये तभी एग्जाम्पशन मिलेगी जबकि आपकी कंसिडरेशन 1 लाख तक है। इफ़ द कंसिडरेशन एक्सीड्स 1 लाख देन यू आर टैक्सेबल। ब्रांड एम्बेसडर तो चाहे 1 लाख से कम ले या ज़्यादा ले, सब टैक्सेबल है, राइट। चलिए, दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही है। लास्ट के कुछ पॉइंट्स में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ तक मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया था। कोचिंग अगर आप दे रहे हैं फॉर डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एग्जाम्प्ट है। एजुकेशनल सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जाने वाली सर्विसेज में 4 ही एग्जाम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड एडमिशन रिलेटेड, ठीक है ना। और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी,
ये एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड यू आर बिहेविंग लाइक ए प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच और टीम मैनेजर. But if you are giving your services to a franchisee, or if you are a selector, commentator, curator or technical experts, then you are taxable. ये स्पोर्ट्स बॉडी की डेफिनेशन थी. देन स्पॉन्सरशिप अगर आप कर रहे हैं, सरकारी जो इवेंट्स हो रही हैं इंटर यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स की या डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो वो सब भी जो है स्पॉन्सरशिप ऑफ सच इवेंट्स इज़ टैक्स फ्री. और ये जो फोक और क्लासिकल आर्ट परफॉर्मेंसेज हैं, ये सारी एग्जाम्प्ट हैं. अगर एक परफॉर्मेंस के लिए एक आर्टिस्ट को 1 लाख रुपए या उससे कम मिल रहा है, अगर से ज़्यादा मिल रहा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल है. और ब्रांड एम्बेसडर चाहे कम मिले पैसा या ज़्यादा, वो तो टैक्सेबल है ही है. इसके अलावा जो लोग वेस्टर्न म्यूज़िक डांस कर रहे हैं, मॉडर्न थिएटर्स, देन टीवी सीरियल्स, फिल्म्स में जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, ये सब टैक्सेबल हैं. और पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, इस तरह की जो अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हैं, उनमें भी स्टिल आर्ट फॉर्म्स, इन सब पे टैक्स लगाया गया है. और ब्रांड एम्बेसडर्स तो टैक्सेबल हैं ही हैं, है ना. चलिए ठीक है, थैंक यू.